Hey students, very good morning to all of you. Dear student, in this lecture we are going to discuss about exceptions in valence bond theory. In the previous lecture we have already discussed if coordination number is 4, what is the hybridization, how many number of unpaired electrons are present. Similarly, if coordination number 6, then what type of hybridization and magnetic moment can be obtained in various coordination complexes. बच्चे लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हमें देखने को मिले जो हम सोचते होते थे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन ये आनी चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट ये आनी चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जितने भी हम थ्योरीज यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वीबीटी है, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन है, चाहे वो सीएफटी हम यूज़ करेंगे, वो सब एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है विच आर यूज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन अनदर केसेस। ठीक है, तो मीन्स अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो एक्सेप्शन जो अराइज हुई वो किसके कारण अराइज हुई, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा था और फिर उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने अपनी थ्योरीज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, इसीलिए हम उन बात को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम CONO264 नेगेटिव। तो मुझे किसी भी, हमें मालूम है किसी भी उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें करनी है तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है, फ्रॉम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पर नोबल गैस इट इज 3d7 4s2, क्योंकि कोबाल्ट होता है 27, ठीक है ना, 3d7 4s2। तो यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे फिर सेकंड स्टेप होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो मुझे NO2 के ऊपर चार्ज होता है -1, तो -1 × 6 इसको x माना इज इक्वल टू सामने -4 है, तो x की वैल्यू जो आएगी दैट विल कम आउट टू बी +2। मीन्स कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +2। अगर कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच गया 3d7 विद नोबल गैस इनर कोर। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं 3d7 1 2 3 5 6 and 7, दिस इज 3d, दिस इज कोबाल्ट इन +2। देन उसके बाद हम कहते हैं 4s, देन हमारे पास क्या है 4p, 3d 4s एंड 4p। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी यहाँ से रिमूव कर चुके हैं। तो बच्चे अगर हम देखें वैसे तो NO2 जो है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, मीन इट हैव टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दें। लेकिन आप ध्यान से यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पेयर अप कर दूँ, ये इलेक्ट्रॉन मैंने उठा के यहाँ पर पेयर अप कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर पेयर अप होने से आपके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे, आप बोलेंगे एक वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, या तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो सकती है और या sp3d2 हो सकती है। इट्स मीन दैट मुझे या तो अंदर वाले 2d खाली चाहिए, यानी कि 3d वाले 2d खाली चाहिए, या 4d वाले 2d खाली चाहिए। लेकिन ऐसा करने से, पेयरिंग करवाने से तो हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, सिर्फ एक d एम्प्टी मिल रहा है, तो इसका तो पेयरिंग का कुछ फायदा हुआ नहीं। इट्स मीन दैट फिर हम शायद ये सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नहीं पेयर अप हुआ होगा और जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई होगी वो हो गई होगी ये वाली, है ना। क्यों, क्योंकि इसको पेयर अप करवाने से कोई बेनिफिट नहीं लग रहा था, इसलिए हमने क्या कह दिया कि बाहर वाला डिहाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाए और हाइब्रिडाइजेशन हो जाए ये। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चे, इस मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है D2sp3। कहाँ से पता चली, मैंने कहा पहले तो स्ट्रक्चर पता चलता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, इट्स मीन दैट, और अगर मैं इसमें बात करूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे 1। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, इसका मतलब तो ये पेयरिंग हुई है यहाँ पर। लेकिन अगर ऐसे पेयरिंग हुई है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन उसको रिमूव कैसे किया जाए, तो बच्चे एक्सप्लेन किया गया कि एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से कहाँ पर जंप कर जाता है, 5s में जंप कर जाता है। मीन्स कोबाल्ट जो है +2 ऑक्सीडेशन से कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन में बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये बात कंफर्मेशन कहाँ से हुई, क्योंकि ये तो हमें मालूम है कोबाल्ट +2 से +3 में ज़्यादा स्टेबल होता है ना, कोबाल्ट इज मोस्ट स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एक्सप्लेन किया गया कि एक्चुअली में ये वाला इलेक्ट्रॉन इट जंप टू द आउटर 5s ऑर्बिटल, और हमें मालूम है कि 5s की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर बहुत ज़्यादा हाई है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन
ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने जंप करवा के अगर यहाँ रख दिया तो इट मीन दैट इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऑक्सीडाइज करवाना बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि 5s की एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए कोबाल्ट +2 से +3 में आसानी से चला जाता है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इस कॉम्प्लेक्स की बात करें CONO26, ये कॉम्प्लेक्स इजीली चेंज हो जाता है किसमें, CONO26 3 नेगेटिव। समझ में आ रही है? इट कैन ऑक्सीडाइज फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब +2 से किस में चला गया, +3 में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली +2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनटू द 5s ऑर्बिटल, इट हैव वेरी हाई एनर्जी एंड इट इज क्वाइट इजी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन एंड टू चेंज कोबाल्ट +2 इंटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इज मीन दैट अब हमारे पास 2 डी वैकेंट पड़े हुए हैं, तो एक NO2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, D2sp3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1, विच इज प्रेजेंट इनटू द 5s ऑर्बिटल। अब बच्चे आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या बात हुई, मैं कह रही हूँ कि जब हमने एक्सेप्शन वर्ड यूज कर दिया तो एक्सेप्शन का मीनिंग होता है वहाँ पे ये तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी, दिस इज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, ये तो हमने इसके अंदर फिट किया है। समझ में आ रहा है ना? ये तो रियल स्ट्रक्चर था, हाइब्रिडाइजेशन ये थी। और अब मान लीजिए 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 था, मतलब ये वाली बात सबसे रियल थी कि मैग्नेटिक मोमेंट 1 इलेक्ट्रॉन ही ये दे रहा था, क्योंकि 1.75 समथिंग कुछ इसकी मैग्नेटिक मोमेंट थी। तो इसमें दैट ये 1 कैसे हो सकता है, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर फिट किया गया और फाइनली ये कहा गया कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D it jump to the 5s orbital and 5s have very high energy and it can change into this, means the oxidation of this complex into this complex is very easy process। इसलिए ऐसा हो सकता है, ये इसके एविडेंसेस भी देता है कन्वर्जन। तो ये हुई फर्स्ट एक्सेप्शन किस केस में, CONO264 नेगेटिव विच हैव हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। Now let me move on the next example, that is TiCl4। हमारे पास इसके पास कोई चार्ज नहीं है, TiCl4। ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है टाइटेनियम का। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप पाएंगे नोबल गैस 3d24s2, है ना? 22 होता है तो स्कैंडियम टाइटेनियम का क्या हो गया, 3d24s2। अब टाइटेनियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, x +-1 × 4, सामने कोई चार्ज नहीं है 0, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। तो अगर x निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी +4, मीन्स टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। अगर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन +4 है तो ये बन गया 3d04s0। दोनों में 0 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फाइनली हमारे पास पिक्चर ये है कि D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मुझे अगर आपको याद हो, एक ऐसा एग्जाम्पल मैं पहले भी करवा चुकी हूँ MnO4 नेगेटिव के केस में, कि अगर D और S दोनों ही वैकेंट हो तो हमें मालूम है कि S की एनर्जी S पहले भरता है, फिर D की फीलिंग स्टार्ट होती है। इसीलिए ये जो S ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी हो जाती है 4s की कम देन 3D की। अब 4 किसने आना, क्लोरीन ने, तो 4 क्लोरीन कहाँ पर आ जाएंगे, S में, और 3 किसमें, D में। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sd3, और स्ट्रक्चर कैसा हुआ, टेट्राहेड्रल, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 0, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हुई, 0। तो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड विच हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम, 0 चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था। तो यहाँ पर हमने कहा क्योंकि 0 बच गया तो ये सब 4s में भी इलेक्ट्रॉन है, 3d में भी नहीं है, और जब दोनों ही ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगे तो जो पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस में आएंगे, 4s में, बिकॉज एनर्जी ऑफ 4s इज लोअर देन दैट ऑफ द 3d। दैट इज व्हाई टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हैव sd3 हाइब्रिडाइजेशन विद टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, CuNH3 विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है वो सेम एग्जाम्पल है, तो आप इसको भी याद रखना, ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। देखिए CuNH3 2 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास था कॉपर का। तो मुझे अगर हम कॉपर की ऑक्सीडेशन चेक करें, कॉपर होता है 29, तो हमने पढ़ा हुआ है इट इज 3d10 4s1 विद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इनर कोर, 3d10 4s1 4s1।
अगर आप यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 0, अमोनिया के ऊपर, इसका मतलब कॉपर पे चार्ज कितना +2, मीन्स कॉपर इन +2 इट हैव 3d9 4s0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, मतलब कॉपर हमारे पास बचा हुआ है 3d9। तो यहाँ पर हमने लिखा 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, s वैकेंट, p वैकेंट, बाहर वाला d चाहिएगा, तो वो भी हम चेक करेंगे कि चाहिएगा या नहीं चाहिएगा। ठीक है, ये है 3d 4s 4p। तो बच्चे देखिए एक्सपेक्टेड हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो, कि अगर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, तो 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, इनफैक्ट 3 तरीके की, या तो sp3 या sp3, या हो सकती है कौन सी sp2d या dsp2, यानी कि या तो स्ट्रक्चर हो सकता है टेट्राहेड्रल या हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, या तो टेट्राहेड्रल या स्ट्रक्चर क्या हो सकता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब क्योंकि लिगेंड बेशक स्ट्रॉन्ग हो, NH3 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमें मालूम है, लेकिन पेयरिंग का कोई ऑप्शन बचता नहीं। मैंने कहा था D9 D10 D8 के केस में पेयरिंग वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, पेयरिंग होगी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें दैट हमने सोचा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3, दिस इज एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3 एंड स्ट्रक्चर शुड बी टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी 1। ठीक है, ये हम सोच रहे थे कि ऐसा होगा, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, स्ट्रक्चर sp3 टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि NH3 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। बट एक्चुअली में बच्चे इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता, इट डू नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलोग्राफी से पता चला कि उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है। कैसा स्ट्रक्चर है? स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है dsp2 या sp2d, है ना? क्या हो सकती है? तो dsp2 या क्या हो सकती है sp2d। तो किसी ने ये कहा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस s, इट जंप टू द एक्चुअली में इट जंप टू द नेक्स्ट 4d ऑर्बिटल। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है, लीविंग वन साइड वैकेंट, यानी कि यहाँ पर एक ये वैकेंट हो गया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? हाइब्रिडाइजेशन हो गई dsp2 और स्ट्रक्चर कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये ऑब्जर्वेशन भी सही नहीं थी। क्यों ऑब्जर्वेशन सही नहीं थी? क्योंकि बच्चे यहाँ पर हमने बात करी कॉपर किस में है? +2 में। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर 4d में प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने पहले केस में कहा था कि 5s में प्रेजेंट होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 4d में जंप कर गया तो 4d की एनर्जी कंपेरेटिवली 3d की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना काफ़ी आसान है। इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इनटू CuNH3 3 पॉजिटिव काफ़ी आसान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसको तो निकालने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, इसका मतलब ऑक्सीडेशन आसान होना चाहिए। बट ये पाया गया कि ऐसा नहीं होता, CuNH3 3 पॉजिटिव इस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला कॉम्प्लेक्स इस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट्स मीन दैट ये वाली कहानी भी कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3d जंप इनटू द 4d ऑर्बिटल सही नहीं फिट बैठ रही है। तो इसका मतलब वापस इसको कहाँ पर लाया गया? यहीं पर लेकर आया गया कि इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहीं पर होता है तो फिर से कहानी चेंज हो गई, फिर से तो हमारा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो गया। तो एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ह्यूजी। क्या है? ह्यूजी। ह्यूजी ने क्या कहा कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है 3d वाला वो 3d में ही रहता है, लेकिन जब NH3 4 NH3 आते हैं तो वो NH3 क्या करते हैं? लीविंग वन pz, क्योंकि ये px है, ये py है, ये क्या है? pz। कह रहा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसमें डोनेट कर देते हैं? 4dx² - y² में, ये 4d के, लीविंग वन pz ऑर्बिटल एम्प्टी। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या हुई? ये हुई मीन्स sp2d। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2d
डी, मतलब लीविंग वन पीजेड, इस पीजेड को क्या कर दिया, वैकेंट छोड़ दिया, लीविंग पीजेड ऑर्बिटल वैकेंट। इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू d4 dx² माइनस y²। कहता है ऐसा क्यों है, क्योंकि जो z ऑर्बिटल होता है वो अबव और बिलो द प्लेन होता है। क्या होता है, अबव और बिलो। तो यहाँ पर देखिए ये px है, ये py है, तो कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं होती है क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, अबव द प्लेन, और आप बोल सकते हो आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है। और आउट ऑफ द प्लेन आने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाते हैं, dx² y² ऑर्बिटल में चले जाते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2d। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मीन्स इस पर बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन थी, दिस इज वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल। CuNH3 2 पॉजिटिव, क्योंकि एग्जैक्ट हमें लगता है पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। क्रिस्टलोग्राफी से पता चला, स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है और इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। इसीलिए फिर किसी ने कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके डी में चला जाएगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाएगी और स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4d में। लेकिन फिर ये पता चला कि अगर ऐसा होता तो इसका इसमें कन्वर्जन आसान होता, क्योंकि इसकी तो एनर्जी काफ़ी हाई होती है इन कंपैरिजन टू दिस वन, इस इलेक्ट्रॉन के। तो लेकिन ये कन्वर्जन होता ही नहीं था, मतलब कॉपर यहाँ से यहाँ पे जाता ही नहीं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनफैक्ट वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होता तो ये आसानी से हो जाता, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, मैंने कहा या तो फिर dsp2 हो सकती थी या फिर sp2d। तो वो sp2d कब हो सकती है, क्यों, क्योंकि एक pz ऑर्बिटल आउट ऑफ द प्लेन होने के कारण जो अमोनिया है अपने इलेक्ट्रॉन इधर 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 और इधर डोनेट कर देते हैं, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2d हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो बच्चे इसको नोट करके लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच इज एक्सप्लेन फाइनली बाय फ्यूजिंग। इसको फाइनली किसने एक्सप्लेन किया था, फ्यूजन ने, काफ़ी सारे एफर्ट्स के बाद, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के बाद, ठीक है। नाउ लेट मी डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार भी लगाया हो उसके ऊपर, PtCl6 2 नेगेटिव, PtCl6 2 नेगेटिव। तो मुझे यहाँ पर देखिए प्लेटिनम की बात करें हम, देखिए हमें इतना मालूम है निकल, पैलेडियम, फिर होता है प्लेटिनम। इसका मतलब ये 3D में, ये 4D में, और ये किस में आता है, 5D सीरीज में आता है। तो प्लेटिनम का हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर हमें मतलब ये नहीं मालूम है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बच्चे हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में वैलेंस शेल में मोस्ट प्रोबेबली सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो इसका और इसका अप्रोक्सीमेटली सेम हो सकता है। देखो कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो हमेशा सेम रहेंगे। ये हो सकता है कि डी से एस में चले गए हों या एस से डी में आ गए हों। तो अगर मैं बात करूँ प्लेटिनम, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2, पैलेडियम का अगर मैं कह दूँ 4d8 5s2, और प्लेटिनम का मैं कह दूँ 5d8 5s2, ऐसा मैं मान सकती हूँ। अगर एक्सेप्शन हुई ज़्यादा से ज़्यादा इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया होगा, लेकिन वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन तो कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, ठीक है। तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5d8 4d5 6s2, 5d8 6s2, यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी नोबल गैस, ठीक है। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए प्लेटिनम की, प्लेटिनम की निकालेंगे, क्लोरीन पे -1 होता है, -1 में से ये हो गई -6 उधर जाके +6, यानी कि प्लेटिनम आ गया बच्चे +4। अगर प्लेटिनम +4 है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ये चले गए, 2 ये चले गए, बच गया 5d6, मीन्स प्लेटिनम इन +4 इज 5d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 5d S ये p, ठीक है, ये p 5d 6s और 6p, ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाले 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सिचुएशन हमारे पास है इसकी प्लेटिनम +4। तो बच्चे अब आप देख रहे हो क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। इट्स मीन दैट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से पेयरिंग तो हो नहीं सकती। अगर पेयरिंग नहीं हो सकती तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए, sp3d2, क्योंकि Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, बट ऐसा नहीं है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे वो है d2sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन है, d2sp3, और इसके अंदर अगर आप देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0,
मीन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, यानी कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो 0 थी और इसके हाइब्रिडेशन क्या थे d2sp3। देखिए ऐसा कैसे हुआ होगा कि क्या वीक फील्ड लिगेंड ने पेयरिंग करवा दी, ऑब्वियस तभी हुआ होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर अप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर अप, और हमारे पास क्या हो गए दो अंदर वाले डी क्या हो गए वैकेंट, और उन अंदर वाले डी वैकेंट होने के कारण क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन इसकी इसकी बात करें हम यस PDCl6 की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई D2sp3 D2sp। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये वीक फील्ड लिगेंड कैसे पेयरिंग कर सकते हैं, तो बच्चे ये नोट करके लिख लीजिए, लास्ट ईयर नीट में भी यहीं से क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लिए कि 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि D2sp3 whether ligand is strong or weak, whether is ligand is strong or weak, very very important point, very very important point कि अगर 4D और 5D सीरीज से कोई भी एलिमेंट होगा तो वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब अंदर वाले डी इन्वॉल्व करेगा, चाहे लिगेंड वीक हो और चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए मैंने इस केस पे स्टार लगाया था क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। आप फटाफट इसके हाइब्रिडेशन लिखेंगे sp3d2, बाहर वाले डी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग नहीं करवाएगा। बट रिमेंबर दिस कंसेप्ट, अगर आपको यहाँ पर पैलेडियम दे देते यहाँ पर तो भी आपके अंदर वाले डी इन्वॉल्व होने थे, प्लेटिनम दे दिया तो भी अंदर वाले डी इन्वॉल्व होने के। 4D और 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट अगर आपको गिवन है बच्चे तो उस कंडीशन में ध्यान रखना पेयरिंग नहीं होगी चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, सॉरी पेयरिंग हो जाएगी चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड क्या हो वीक हो। तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुई 0, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर पेयर अप। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने का मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है डाया मैग्नेटिक मूवमेंट 0। तो ये पहले पता चला कि कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मूवमेंट जब मेजर की गई तो मैंने कहा था कि बीबीटी डिपेंड करती है मैग्नेटिक मूवमेंट मेजरमेंट के ऊपर। तो डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 थी। मैग्नेटिक मूवमेंट तो 0 कभी आ सकती है जब ये सभी पेयर अप हो गए होंगे। फिर क्वेश्चन आया कि पेयर अप क्यों हुए, देखो वीक फील्ड था। तो हमने कहा ध्यान रखा क्या कि 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट क्या बनाएंगे, हमेशा इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, यानी कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कोज करेंगे। लो स्पिन या बोल सकते हो इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर और वाइटल। तो इसीलिए मैंने इसको स्टार किया था ताकि आप इसको ध्यान से याद करके लिखें, ठीक है। नाउ लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, CONH3 2 पॉजिटिव, CONH3 2 पॉजिटिव। ओके, कोबाल्ट अगेन 27 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D7 4s2 यहाँ पे नोबल गैस। कोबाल्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल ही होता है। देखिए अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3D7 4s के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। अगर आप यहाँ पर बना रहे हैं D तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 S एंड उसके बाद हमारे पास क्या है B 3D 4s 4p। दिस इज द सिचुएशन ऑफ कोबाल्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखिए बच्चे यहाँ पर अगर आप ध्यान दें NH3 तो कैसा है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3 क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवा देगा, स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा पेयरिंग करवा देगा। अगर ये पेयरिंग करवा देगा तो आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पर हो सकती है। तो आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर पेयर अप हो सकता है और हमारे पास एक वैकेंट डी हो सकता है। लेकिन क्या एक वैकेंट डी हमारे काम का है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया एक डी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, या तो मुझे दोनों ही अंदर वाले डी चाहिए या मुझे दोनों ही बाहर वाले डी चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो इस केस में बेटा ये देखा गया कि ये NH3 स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी पेयरिंग नहीं करवाता है और इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, इट हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इट हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो रिमेंबर दिस
सम ऑफ द एक्सेप्शन और इनसे रिलेटेड, जैसे मैंने कहा था ये और ये दोनों ही सेम केस है तो इनके हाइब्रिडाइजेशन उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम है। ऐसे ही कुछ और कॉम्प्लेक्सेस देखिए, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स सेम नहीं है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में आपने एक्सेप्शन कही कि इलेक्ट्रॉन 5s में जंप कर जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो CONH362 पॉजिटिव, CONH363 पॉजिटिव कोई कॉम्प्लेक्स प्रोबेबली एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता, मतलब इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन +3 में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये कहा गया कि ये जो मॉलिक्यूल का मेजरमेंट आई पहले की क्या, कि इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट ये कोज करता है, यानी कि 3 × 3 + 2 5 √50 √50 का मतलब क्या हो गया, बोहर मैग्नेटम 16 3 पॉइंट समथिंग कुछ आई, मतलब इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट 3 पॉइंट समथिंग कुछ आई थी। √15 को जब आप सोल्व करोगे तो इसका मतलब ये बात कंफर्म थी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे पहले ये आती है मैग्नेटिक मूवमेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिट करते हैं कॉन्सेप्ट को। बार बार मैं ये बोल रही हूँ इसीलिए हम उनको एक्सेप्शन बोल रहे हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल होता तो हम उसको एक्सेप्शन नहीं बोलते। तो दीज आर द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ और होना चाहिए या ऐसा क्यों हुआ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी डाउट है कि मैडम इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे क्यों है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चे ये 4-5 एग्जाम्पल तो 100% याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव